प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को गुजरात को दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देंगे। 9 महीने के अंतराल के बाद गुजरात को दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की कनेक्टिविटी मिलेगी। अभी अहमदाबाद से मुंबई के लिए वंदे भारत ट्रेन चलेगी। कौन से स्टेशन पर रुकेगी ये ट्रेन, क्या है ट्रेन की विशेषताएं, देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात के लिए यह दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर को गांधीनगर कैपिटल से मुंबई के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया था। अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से जोधपुर जाने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 6 घंटे 10 मिनट में सफर को पूरा करेगी। अहमदाबाद के साबरमती से राजस्थान से जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस 9 जुलाई से दौड़ेगी। यहाँ दूरी 6 घंटे 10 मिनट में तय करेगी। यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन साबरमती जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस साबरमती से शाम 4:45 को रवाना होकर रात 10:55 को जोधपुर पहुंचेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का अहमदाबाद से जोधपुर का किराया चेयर कार के लिए 1115 रूपए और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2130 रूपए होगा। अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से जोधपुर के बीच की कुल 400 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे 10 मिनट में पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अजित पवार गुट ने चुनाव आयोग को एक हलफनामा भेजा है, जिसमें बताया है कि 30 जून को एनसीपी के विधायी और संगठनात्मक विंग के सदस्यों की बैठक हुई है। इस बैठक में आमराय से अजित पवार को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया। अजित गुट की ओर से क्या बयान दिया, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर कब्जे की जंग तेज हो गई है। दोनों गुटों के बीच शक्ति परीक्षण देखने को मिल रहा है। अजित गुट लगातार पार्टी विधायकों और सिंबल पर दावा मजबूत करते देखा जा रहा है। यहां तक कि 30 जून को एक बैठक में अजित पवार को एनसीपी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया था। जानिए बगावत से 2 दिन पहले की कहानी। सूत्रों के मुताबिक 30 जून को एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई थी। ये बैठक बेहद सीक्रेट रखी गई थी। इस बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया, जिसमें लिखा गया कि आम राय से शरद पवार को हटाकर अजित पवार को एनसीपी का नया अध्यक्ष चुने जाने का फैसला लिया गया है। बैठक में यह प्रस्ताव पास कर दिया गया। इतना ही नहीं, अजित गुट ने उसी दिन चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा और पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक दिया। शरद ने अपने समर्थकों को आश्वासन दिया कि वो किसी को भी पार्टी या सिंबल छीनने का मौका नहीं देंगे। उन्होंने कहा, अगर वे वहां चुनाव आयोग गए हैं तो वे मेरी तस्वीर का उपयोग क्यों कर रहे हैं? मैं अपना चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम उनके हाथ में नहीं जाने दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एक निजी इंटरव्यू में कहा कि मैं साल 2019 में चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, तब भैया के कहने पर चुनाव लड़ा था। उस समय चिराग को उन्होंने हाजीपुर की सीट नहीं दी, तो अब तो मैं ही इसका हकदार हूं। चिराग पासवान ने और चाचा पशुपति पारस को लोकसभा सीट को लेकर ठनी। क्या बिहार में होगा महाराष्ट्र जैसा घमासान, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। महाराष्ट्र में चल रही चाचा भतीजे की राजनीतिक लड़ाई अब बिहार में भी एंट्री लेती नजर आ रही है। कारण यहां हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गत रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस और बेटे चिराग पासवान आमने सामने नजर आ रहे हैं। दरअसल रामविलास पासवान की जयंती पर चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वह हाजीपुर लोकसभा सीट से साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मैदान में होंगे। चिराग ने कहा कि यह मेरे पिता की विरासत है। स्वर्गस्थ रामविलास पासवान के भाई केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा, मैं तो वहां का सांसद हूं और बड़े भाई ने हाजीपुर सीट मुझे दी थी, इसलिए यहां से लोकसभा चुनाव तो मैं ही लड़ूंगा। बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि मैं साल 2019 में चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, तब भैया के कहने पर चुनाव लड़ा था। उस समय चिराग को उन्होंने हाजीपुर की सीट नहीं दी, तो अब तो मैं इसका हकदार हूं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की लड़ाई और बिहार में हम चाचा भतीजे की लड़ाई अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने आतंकवाद, खाद्य सुरक्षा जैसे कई मुद्दों को उठाया। बैठक के बाद जारी संयुक्त घोषणा पत्र में सदस्य देश कई बातों पर सहमत हुए, लेकिन भारत ने चीनी प्रोजेक्ट का समर्थन करने वाले एक पैराग्राफ पर अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया।
किस कदम पर साथ आए रूस और पाकिस्तान, भारत क्यों पड़ा अकेला? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। इस साल भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इससे पहले साल 2022 में समरकंद घोषणा में भी चीनी प्रोजेक्ट का समर्थन करने वाले एक पैराग्राफ शामिल था और उस दौरान भी भारत ने उस पैराग्राफ पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। 2023 के एससीओ घोषणा पत्र में बीआरआई को लेकर एक पैराग्राफ में लिखा है, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान अपने समर्थन की पुष्टि करते हैं। ये देश परियोजना को संयुक्त रूप से लागू करने के लिए चल रहे काम का समर्थन करते हैं, जिसमें यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और बीआरआई को जोड़ने के प्रयास भी शामिल है। चीन इसी प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम कर रहा है, जिसे लेकर भारत का कहना है कि यह भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन करता है। चीन के नेतृत्व वाला संगठन एससीओ दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। संगठन का उद्देश्य नस्लेट और धार्मिक चरमपंथ का मुकाबला करने और व्यापार निवेश को बढ़ावा देना है। इस अमेरिका के प्रभाव वाले संगठन नेटो का जवाब भी माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। वरुण गांधी ने जब सार्वजनिक तौर पर बीजेपी की आलोचना शुरू की है, तब से वह पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं और न ही झंडा या बैनर या पोस्टर का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, वह इशारों में मोदी से लेकर योगी सरकार पर भी तंज करते रहते हैं। वन मैन आर्मी वरुण गांधी 2024 में क्या करेंगे? बीजेपी में रहेंगे या अलग राह पकड़ेंगे? देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। बीजेपी उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। इस अभियान की जिम्मेदारी सभी सांसदों और मंत्रियों को दी गई है, लेकिन वरुण गांधी का इस अभियान से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। उनका अभियान सिर्फ अपने चुनाव के लिए चल रहा है, यानी पीलीभीत में अगर कोई अभियान है तो वह ये वरुण गांधी का अभियान। वरुण गांधी के बीजेपी से 2024 का चुनाव नहीं लड़ने का तो नहीं, अंदर खाने चर्चा यह भी है कि बीजेपी ने अपने प्लान बी के तहत पीलीभीत से एक ओबीसी चेहरे को तैयार कर रखा है। कुर्मी बिरादरी से आने वाले कई लोगों ने अपनी दावेदारी ठोक रखी है, लेकिन दो ऐसे लोग हैं जो पीलीभीत से बीजेपी के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। एक है वर्तमान में योगी सरकार में राज्य मंत्री और दूसरे वो है जिन्होंने पिछली बार वरुण गांधी के खिलाफ समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था और अच्छा चुनाव लड़ा था। वरुण गांधी का अपना प्लान तैयार है। अगर वह बीजेपी के टिकट पर पीलीभीत से चुनाव में नहीं आते तो वरुण को कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन वरुण गांधी का अपना प्लान बी एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर माना जा रहा है, जिसमें सभी पार्टियां और दल उन्हें समर्थन दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदिरा बेदी का मुंबई एयरपोर्ट पर अनुभव बहुत खराब रहा। वह वैकेशन मनाकर वापस आई तो उन्होंने एयरपोर्ट पर अपना खराब एक्सपीरियंस शेयर किया। क्या हुआ था जो मंदिरा बेदी को और उनके बच्चों को मुंबई एयरपोर्ट पर परेशानी का सामना करना पड़ा? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदिरा बेदी वैकेशन मनाने के लिए अपने दोनों बच्चों के साथ विदेश गई हुई थी। जब वह छुट्टियां मनाकर भारत लौटी तो एयरपोर्ट पर उनका ऐसा स्वागत हुआ जिसे देखकर उनका सिर चकरा गया। मंदिरा का मुंबई एयरपोर्ट पर एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने इस अनुभव को किसी डरावने सपने जैसा बताया है। मंदिरा ने बताया कि जब वो मुंबई के टर्मिनल 2 पर उतरी तो उन्हें वहां काफी अव्यवस्थित चीजें देखने को मिली। मंदिरा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपना अनुभव शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने बच्चे के साथ मुंबई के टर्मिनल 2 पर उतरे तो ये एक भयानक दृश्य था। स्क्रीन पर एक भी आने वाली फ्लाइट की जानकारी नहीं दिख रही थी। कन्वेयर बेल्ट पर भी कोई जानकारी नहीं थी। यात्रियों को पता नहीं था कि कहां जाना है। मंदिरा बेदी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। वह आए दिन कुछ न कुछ शेयर करती ही रहती है। मंदिरा ने अपने वैकेशन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। एक बार फिर एक्शन पैक शानदार फिल्म लेकर कंगना रनौत आ रही है। उस फिल्म का नाम तेजस है। कब होगी कंगना की एक्शन फिल्म रिलीज? देखते बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। कंगना रनौत अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। वह हाल ही में अपने प्रोडक्शन हाउस के तले बनी फिल्म
टीकू विर्स शेरू की सक्सेस एंजॉय कर रही है। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर लीड रोल में नजर आए हैं। अब कंगना ने अपनी फिल्म तेजस की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी है। इस फिल्म से वहां अपना लुक पहले ही शेयर कर चुकी थी। अब फिल्म से अपने लुक की तस्वीरों के साथ उन्होंने फिल्म की डेट बता दी है। तेजस 20 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। तेजस का टाइगर की फिल्म से क्लैश होने वाला है। उन्होंने तेजस का फोटो शेयर करते हुए लिखा, हमारे वीर वायुसेना पायलट की बहादुरी को सम्मान। तेजस 20 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। बता दें, पहले कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पहले 20 अक्टूबर को ही रिलीज होने वाली थी। ये फिल्म इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगी इमरजेंसी पर आधारित है। टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की फिल्म गणपत भी 20 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। दोनों ही फिल्म में एक्शन ड्रामा होने वाला है, जिससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर पड़ सकता है। अब देखना होगा कि कौन सी फिल्म रिलीज डेट को आगे बढ़ा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को लेकर आईडीजी ने अपनी सिफारिश में भारत या विदेश नॉन रेसिडेंट्स के लिए रुपये अकाउंट्स खोलने का बढ़ावा देने का सुझाव दिया है। आईडीजी को भारत के अपना आखिरी रिपोर्ट सौंप दिया है। अब क्या आईडीजी इस सिफारिश को मान्य करती है या नहीं, देखते हैं बिजनेस रिपोर्ट अंदर की बात में। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि भारतीय करेंसी रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को लेकर इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप की रिपोर्ट का वो अध्ययन करेगी। आरबीआई ने रिपोर्ट को अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। आरबीआई का कहना है कि इस रिपोर्ट के साथ आधिकारिक तौर से कोई लेना देना नहीं है। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप के सुझावों को देखें तो कमेटी ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय ट्रेड के लिए इनवॉइसिंग, सेटलमेंट और पेमेंट को रुपए और स्थानीय करेंसी में किए जाने का सुझाव दिया है। साथ द्विपक्षीय ट्रांजैक्शन में स्थानीय करेंसी के अलावा काउंटर पार्ट्स देशों के साथ स्थानीय करेंसी में ट्रेड को बढ़ावा देने की सिफारिश की है। कमेटी ने ग्लोबल 24x5 रुपये मार्केट को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल मार्केट को मजबूत किए जाने पर जोर दिया है। साथ ही भारत को रुपये ट्रांजैक्शन का हब बनाने को बढ़ावा देने और बेहतर प्राइस डिस्कवरी के रूप में स्थापित किए जाने का सुझाव दिया है। एक्सपोर्टर्स को रुपये में ट्रेड सेटलमेंट करने पर इंसेंटिव देने का सुझाव दिया गया है। कमेटी ने मध्यम अवधि में मसाला ब्रांड पर टैक्स की समीक्षा करने का सुझाव दिया है। साथ ही कमेटी ने विदेशों में भारतीय बैंकों के ऑफशोर शाखाओं में रुपए में बैंकिंग सर्विसेज उपलब्ध कराने की सिफारिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बागेश्वर धाम से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर कुछ भक्त हजारों के नोटों की बारिश कर रहे हैं। यह वीडियो बाबा बागेश्वर के जन्मदिन के मौके पर का है। पिछले दिनों बाबा का जन्मदिन था, वह पूरे 27 साल के हो गए हैं। किसने की बाबा पर नोटों की बरसात, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 27 साल के हो गए हैं। 4 जुलाई को उनका जन्मदिन था। छतरपुर से 35 किलोमीटर दूर बागेश्वर में उनका जन्मदिन खूब धामधूम से मनाया गया। देर रात तक प्रोग्राम चला। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें भक्त बागेश्वर बाबा के जन्मदिन पर हजारों नोट हवा में उड़ा रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 27 साल के हो गए हैं। छतरपुर से 35 किलोमीटर दूर बागेश्वर में उनका जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया गया। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें भक्त बागेश्वर बाबा के जन्मदिन पर हजारों नोट हवा में उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हुआ है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर नोटों की वर्षा की जा रही है। बताया जा रहा है कि 200-200 के हजारों नोट भक्तों द्वारा हवा में उड़ाए गए हैं। इसके साथ ही जन्मोत्सव के दौरान भजन संध्या का भी आयोजन किया गया था। जानकारी के अनुसार नोटों की यह बरसात गुजरात से आए बाबा के भक्तों ने की है। 4 जुलाई को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म उत्सव मनाया गया, जिसका प्रोग्राम रात करीब 2:30 बजे तक चलता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 27 जनवरी को गौतम अडानी के नेटवर्थ में 20.8 अरब डॉलर की कमी आ गई थी। किसी भी अरबपति को एक ही दिन में होने वाला ये सबसे बड़ा नुकसान था। अब कौन सी नई परेशानी का सामना करना पड़ेगा गौतम अडानी को, देखते बिजनेस रिपोर्ट अंदर की बात में। जनवरी 2023 के पहले हफ्ते की बात है जब क्यास लगाया जा रहा था कि अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी कभी भी टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क को पीछे छोड़ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर बन जाएंगे। तब दोनों के बीच संपत्ति का फासला केवल 16 अरब डॉलर का रह गया था। लेकिन जनवरी के चौथे हफ्ते 24 जनवरी 2023 को जैसे ही हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने अडानी समूह पर हेराफेरी के जरिए कंपनियों के शेयरों को भगाने का आरोप लगाने वाले रिपोर्ट को जारी किया,
तब अडानी समूह के स्टॉक्स ताश के पत्तों के समान गिरने लगे। अगले एक महीने में अडानी समूह के स्टॉक्स 85% तक नीचे जा फिसले तो अडानी समूह को 20,000 करोड़ रुपए के अडानी एंटरप्राइजेस के मेगा एफपीओ को भी वापस लेना पड़ा। तो गौतम अडानी का नेटवर्थ घटकर $40 बिलियन पर आ गया, जबकि अक्टूबर 2022 में एक समय उनका नेटवर्थ $133 अरब पर पहुंच गया था। अब गौतम अडानी का नेटवर्थ $60.30 बिलियन है और मौजूदा वर्ष के पहले 6 महीने में उनकी संपत्ति में $60.2 अरब की गिरावट आई है। गौतम अडानी अभी भी नेटवर्थ के मामले में इस वर्ष के हाई से $60 अरब पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।